हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एडब्ल्यू क्लासेस चौमेला में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं इतिहास के भाई साहब अध्याय 11 और 12 का आज क्या कर देंगे भाई साहब सुपड़ा साफ अपन कर देने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी जुड़ जाइए साथियों, आप सभी का स्वागत है। और परीक्षा के अंतिम दिन चल रहे हैं और आज की क्लास में कुछ ऐसे प्रश्न है जो मैं आपको डायरेक्टली ये बता दूंगा कि भाई साहब ये पेपर में सीधे सीधे आपके छपने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है, बिल्कुल जुड़ जाइए आपके अपने शोभू सर के साथ। क्लास को सभी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत। तो करते हैं दोस्त पहले से दूसरे प्रश्न। देखो स्टार्टिंग के जो प्रश्न होने वाले थोड़ा सा भाई साहब थोड़े से टफ लेवल के होंगे, पर इजी लास्ट वाले प्रश्न बहुत इजी है और उनको एक एक बोर्ड के ऊपर भी अपन अच्छे से करके देखेंगे। बिल्कुल, तो चलते हैं आज की क्लास के अंदर बेटा, है ना। देखो कि क्यों डरे जिंदगी में, क्या होगा कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, है ना। और अपन भाई साहब एक लाइन ऐसी करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों आज मैं ना आपको एक सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ जिसको सुन के है ना मेरा दिल इतना खुश हो गया था, मतलब कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है ना। आज क्या हुआ कि भाई साहब मेरा कोई बच्चा है जो लाइब्रेरी में आता है ना। और वो मेरे से यूँ बोल रहा था कि सर मेरे कोई फ्रेंड है जो एक जालोर से और एक जैसलमेर से है, वो पुराने टाइम आपसे पढ़े हुए हैं पिछले साल में और उनके 94% बने थे। और सर वो ऐसा कह रहे थे कि शोभू सर जिस तरीके से याद करवाते हैं या फिर वो जो क्वेश्चन बताते हैं ना वो आते हैं पेपर में। तो भाई साहब जिस तरीके से वो बच्चा मेरे को बता रहा था ना, आज तो यार खुशी का माहौल था एक। तो मैं तो आपको इतना ही कहूँगा कि बिल्कुल आप सभी का स्वागत है और विश्वास रखना एडब्ल्यू पे आपकी, है ना, खाली नहीं जाओगे भाई साहब, है ना। महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया। देखो अब ये ऐसे प्रश्न है जो आपको लास्ट में मिलेंगे पेपर के, है ना। बिल्कुल सर ऐप लॉन्च हो गया क्या? बिल्कुल ऐप कल जहाँ तक पूरी पॉसिबिलिटी है ऐप लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। हाँ, महात्मा गांधी ने स्वयं को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए। भाई कोई कार्य नहीं किए थे, वो आम लोगों जैसे ही दिखते थे। डेफिनेटली बात है, 2 आंखें थी, 2 कान थी, एक मुंह था और उनका जो व्यवहार था वो आम लोगों जैसा ही था, ठीक है। दोस्त करते हैं बात। गांधी जी ने आम आदमी की तरह साधारण वस्त्र विशेषकर खादी से बने वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। देखो उन्होंने पहले जब वो इंग्लैंड में रहते थे ना भाई साहब कोट पैंट पहनते थे और उनकी कंघी वगैरह करा करते थे, परंतु जब से भारत में आए ना तो पता नहीं क्या हुआ भाई साहब। तो उन्होंने एक तो धोती और ये खादी वस्त्र पहनना स्टार्ट कर दिए और फिर कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करवाई उन्होंने, बाल वगैरह कोई सेट नहीं करते थे वो यहाँ पे आके, है ना। देखो गांधी जी ने आम आदमी की तरह साधारण वस्त्र विशेषकर खादी से बने वस्त्र पहनना शुरू किया। उन्होंने चरखा चलाया, क्या चलाया भाई साहब? चरखा चलाया, सूत काटा, है ना। कुटीर उद्योग धंधों हरिजनों के हितों में महिलाओं के प्रति सदव्यवहार। देखो गांधी जी का महिलाओं के प्रति सदव्यवहार था, हरिजनों के हितों में बात किया करते थे, है ना। और सच्ची सहानुभूति प्रदर्शित की, मतलब कि हर लोगों के लिए उनका जो भाव था वो एक जैसा था। बिल्कुल राधे राधे बेटा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, है ना, ठीक है। जय श्री राम सर, जय श्री राम बेटा, ठीक है। हाँ, किसानों का महत्व दिया, बिल्कुल दिया भाई, है ना। चलो आगे चलते भाई, है ना। वह आम लोगों की तरह रहते थे, जो गांधी जी थे ना भाई साहब वह आम तरह के लगा रहते थे, बिल्कुल कोई मतलब चेंजेस ऐसा भाव नहीं दिखता था, ठीक है। वह आम लोगों की तरह रहते थे और उनकी ही भाषा में बोलते थे। अब भाई साहब गांधी जी अपनी तो भाषा में बोलेंगे और कहाँ से ऐसे अलग से भाषा कौन सी लाएंगे, है ना। हाँ, अन्य नेताओं की भांति वह सामान्य जन समूह से अलग नहीं खड़े थे, बल्कि वे उनसे सहानुभूति रखते थे। मतलब कि अगर किसी गरीब किसान को, किसी गरीब लोगों को कोई दुख होता था तो गांधी जी उनसे कंधे से कंधे मिलाकर भाई साहब खड़े थे, है ना, तथा उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेते थे। और गांधी जी इतने खतरनाक लोग थे भाई साहब कि वो हर किसी से क्या कर लेते, व्यवहार कर लेते थे। क्या कर लेते भाई साहब? व्यवहार कर लेते थे, है ना। देखो गांधी जी आम लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे, डेफिनेटली बात याद रखना। गांधी जी प्रतिदिन कुछ समय के लिए चरखा चलाते थे। क्या चलाते थे भाई साहब? कुछ समय के लिए चरखा चलाते थे। जैसे शोभू सर कुछ समय के लिए रोजाना शाम को लाइव लाते थे, हाँ, है ना, ये भी बात हो जाएगी भाई। वह मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम में कोई भेदभाव नहीं रख करते थे। वो यूँ कहते थे कि अगर मैं कोई तकारी नहीं तोक रहा हूँ और मैं दिमाग से कुछ सोच रहा हूँ तो ये भी एक तरह का क्या है मेरे भाई, श्रम है। क्या है भाई? श्रम होगा, है ना। वह सामान्य जनों के सुख दुखों में निरंतर क्या लेते थे मेरे दोस्त, भाग लेते थे। जैसे कि गरीब आदमी, एक बार सब लाइक जरूर ठोक दो भाई साहब, कमल सर कह रहे कि एक बार लाइक कर दो क्लास को, है ना, ताकि शोभू सर को भाई साहब क्लास लेने में क्या आ जाए, जोश आ जाए। बिल्कुल आप जैसे जैसे क्लास को लाइक करोगे ना भाई साहब अपने आप मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, है ना। देखो
वह जन सामान्यों के सुख दुख में निरंतर क्या लेते थे, भाग लेते रहते थे। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को सुनना भाई साहब, क्या होने वाला है प्रश्न। किसान महात्मा गांधी को किस तरह से देखते थे। भाई जो किसान लोग थे वो ऐप लॉन्च होने वाला है, बधाइयाँ बिल्कुल। देखो बहुत इंतजार है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसके अंदर मैं जी जान एक कर दूं भाई साहब ऐप के अंदर। मतलब एक चीज मैं आपको इतना शक हुआ कि अगर वो 499 के आसपास का करने वाले हैं शायद उसको लॉन्च, है ना। मैं आपको इतना कहूँगा भाई साहब कि 499 का अगर वो ऐप होगा तो उसको आपकी कीमत मैं दूंगा। मतलब ये मान के चलना कि भाई साहब आपके माँ बाप का एक रुपया भी मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा, इतनी मेरी गारंटी। आप यूं नहीं कह सकोगे भाई साहब शोभू सर आपने गलत करा हमारे साथ। आप यूं कहोगे कि सर आपके रसगुल्ले पेपर की खोपड़ी में छेद कर गए। बस मेरे को उस मोमेंट का इंतजार है कि सर 499 रुपये हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रख रहे थे, मतलब हम ऐप के अंदर खोपड़ी में छेद कर गए हैं भाई साहब। इतना तगड़ा कंटेंट दूंगा मैं आपको, है ना। देखो किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे। भाई जो किसान लोग थे वो महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे। किसान गांधी जी को निम्न रूप से देखते थे। देखते हैं सबसे पहले तो अपना सच्चा हितैषी, मतलब कुल मिला के किसानों को या मजदूरों को कभी भी कोई पीड़ा होती थी तो भाई साहब महात्मा गांधी आके उनकी रक्षा किया करते थे। किसानों को अपना सच्चा हितैषी मानते थे। किसानों की मान्यता थी कि वे उनके दुखों एवं कठिनाइयों का निवारण कर सकते हैं तथा उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत कराने की क्या थी भाई साहब, स्वीकृति थी। मतलब गांधी जी के पास इतनी थी भाई साहब, वो शरीर से तो नहीं दिखते थे परंतु भाई साहब अच्छे अच्छे आला अधिकारियों को भाई साहब झुकाने का दम रखते थे हमारे महात्मा गांधी। अच्छे अच्छे अंग्रेजों की भाई साहब वाट लगाने का दम रखते थे हमारे कौन, महात्मा गांधी जी भाई साहब, है ना। कुल मिला के भाई साहब ऐसा कह सकते थे कि एक भगवान थे, चमत्कारिक रूप से एक तरीके से शक्ति थी, है ना। उद्धारक के रूप में देखा जा सकता है महात्मा गांधी को, ये भी लिख सकते हैं भाई साहब, है ना। सर आप ऐप के अंदर ही क्लास लोगे या यूट्यूब पे। देखो यूट्यूब पे क्लास अपनी कंटिन्यू चलेगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे भाई साहब, है ना, जिनके पास शायद उस ऐप को देने के लिए पैसे नहीं होंगे 499 रुपये, है ना। तो मैंने तो एक वादा करा था कि भाई साहब फ्री में क्लासेस लूँगा मैं, है ना। तो मैं यहाँ पे भी क्लास लूँगा, ठीक है। हाँ इंग्लिश की क्लास भी होगी ऐप के अंदर, बिल्कुल होगी, है ना, ऐप के अंदर, ठीक है। और ऐप के अंदर बस ये है कि कुछ ऐसा मिलने वाला है जो डायरेक्ट बस मुंह में निवाले चल जाए, पेट भरा जाए, मतलब समझ रहे होगा, टॉपर सीरीज डायरेक्ट, है ना, कि हाँ ये प्रश्न मिलने वाले बस। उद्धारक के रूप में गांधी जी। गांधी जी किसानों में बहुत लोकप्रिय थे। वे गांधी जी को गांधी बना, गांधी महाराज, देखो कभी कभी तो क्या कहते थे, गांधी बना बना साहब और कटे जा रहा हो, गांधी महाराज हो महाराज, कई हाल चाल था का, इस तरीके से भी कह दिया करते थे मेरे रसगुल्लो। सामान्य महात्मा आदि नामों से पुकारते थे। गांधी जी किसानों के लिए एक उद्धारक के रूप में थे, मतलब कि गांधी जी है ना भाई साहब लोगों का उद्धार किया करते थे, है ना। देखो सामान थी जो उनको भू राजस्व की ऊंची दरों की और दमनकारी अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले थे, है ना। कुल मिला के जब जब दमन होता था, मतलब जब जब कोई भाई साहब आम लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, तब तब भाई साहब गांधी जी हमारा मार्ग हित कर दिया करते थे। सुरक्षा करने वालों तथा उनके जीवन में मान मर्यादा तथा स्वायत्ता वापस लाने वाले थे। गांधी जी की सात्विक शैली तथा साधारण वेशभूषा किसानों को प्रभावित करती थी। भाई जो आम लोग थे ना उनको गांधी जी की सबसे अच्छी एक चीज लगती थी भाई साहब, क्या लगती थी, कि गांधी जी आम जैसे व्यवहार करते थे और आम लोगों के साथ उठते बैठते थे, मतलब इस तरीके से फर्क नहीं करते थे कि यार वो एक बड़ी पहुंच पे है ना। चलो आगे चलते हैं भाई साहब, है ना। चमत्कारिक शक्ति, अब चमत्कारिक शक्ति के बारे में अपन बात कर लेते हैं भाई, है ना। देखो किसानों की दृष्टि में गांधी जी एक चमत्कारिक व्यक्ति थे। किसानों की मान्यता थी कि गांधी जी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिला सकते हैं। मतलब आम लोग तक ये बात सोचने लग गए थे कि भाई साहब अगर अंग्रेजों के जो क्रूर शासन है, इस शासन से अगर कोई भाई साहब हमें मुक्ति दिला सकता है तो वो है हमारे महात्मा गांधी, ठीक है भाई साहब। हाँ ठीक है, उस समय अफवाहें भी प्रचलित थी कि गांधी जी की आलोचना करने वाले लोगों के घर गिर जाए और नष्ट हो जाए। मतलब कि भाई साहब याद रखना कि गांधी जी की अगर आलोचना भी कोई करता था ना तो वो बंदा भी क्या पाता था, दुख पाता था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मेरे को आप एक चीज बताओ बेटा, फटाफट से एक प्रश्न का जवाब देना, जल्दी से देना, है ना। दांडी मार्च कब शुरू किया गया था। दांडी मार्च कब शुरू हुआ, है ना, फटाफट से बताइए मेरे को। और कहाँ से शुरू हुआ ये भी बताना आपको।
बिल्कुल, क्या बात है, 12 मार्च 1930, बिल्कुल 12 मार्च 1930 आपका रसगुल्लो क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। एक सेकंड बस, मैं इंस्टाग्राम पे ये लिंक डाल दूं अपनी लाइव क्लास की। आज डाली नहीं थी, बेचारे बच्चे बहुत सारे अटक रहे होंगे। चल जा भाई, चल जा चल जा। सर ऐप में बीएसटीसी भी पढ़ाओगे? बिल्कुल मेरे दोस्त, बीएसटीसी की भी क्लासें अवेलेबल होने वाली है ऐप के अंदर, है ना। हम पूरी तरीके से तैयार है भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्या बात है, साबरमती से दांडी तक सर 12 मार्च 1930 को चली थी, बिल्कुल आप सभी का क्या हो जाएगा, मेरा रसगुल्लो सही हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, अब एक अच्छा प्रश्न आया है ना। सुनना बेटा, देखो कुछ प्रश्न आज के टफ लगेंगे, ऐसे भी लगेंगे इरिटेट कर रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहे, पर आपको धैर्य रखना है, क्योंकि पेशेंस धैर्य वही बंदा रखेगा जिसको टॉपर लिस्ट में आना है ना, वरना 50-60% वाले तो भाई साहब इधर उधर ही चलते रहेंगे, है ना। देखो बेटा, नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया? भाई नमक कानून में ऐसा क्या था जो स्वतंत्रता के लिए हमारे लिए एक कानून बन गया था, है ना। अरे हर्षिता चलो अब चलें आगे। हाँ, देखो, नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक विशेष विशेष मुद्दा बन गया था। आखिर ऐसी क्या बात थी सर कि इसके अंदर इतनी बड़ी बात थी, है ना। अभिषेक कुमार आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा बेटा, ऐसे कोई कमेंट नहीं करने हैं जो अननेसरी है ना। देखो, उन दिनों नमक के निर्माण और बेचने पर ब्रिटिश शासन का क्या था, एकाधिकार। मतलब कि अगर नमक कोई खरीदेगा या बेचेगा तो वो कौन होगा, बस ब्रिटिश शासन होगा। कौन होगा मेरे रसगुल्लो, ब्रिटिश शासन होगा, है ना। नमक ऐसी वस्तु थी जिसका गरीब और अमीर दोनों ही क्या करा करते थे, प्रयोग करते थे। बेटा इस बात को अच्छे से याद रखना कि भाई साहब सर, नमक एक ऐसी वस्तु थी जिसका उपयोग गरीब लोग भी क्या करते हैं और अमीर लोग भी क्या करते हैं, है ना। अमीर से गरीब सभी अपने भोजन में प्रयोग करते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दोनों ही अपने भोजन में किसका प्रयोग करते हैं, भाई नमक का प्रयोग तो करते हैं। परंतु उन्हें ऊंचे दामों पर नमक खरीदना पड़ता था, और नमकों के ऊपर भाई साहब इन्होंने भाई साहब क्या करता थे, बहुत ज्यादा टैक्स लगा के रखते थे, कौन, अंग्रेज। तो गांधी जी इसके खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। क्रिस का गाना सुनोगे, क्रिस का, हाँ क्रिस का सुनेगा, क्रिस का। चले दोस्त आगे चलते भाई, है ना। हाँ, नमक कानून को तोड़ने का अर्थ था, क्या अर्थ था भाई, सुनना मेरे दोस्त, विदेशी शासन व ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देना। मतलब कि नमक कानून तोड़ना, एक यार आप सोचो कि आप एक नमक का कानून तोड़ रहे हो तो उससे पूरी की पूरी ब्रिटिश सत्ता क्या कर सकती थी भाई, हिल सकती थी, है ना। देखो, नमक पर संस्कार, सॉरी, सरकार का एकाधिकार बहुत अलोकप्रिय था। गांधी जी नमक के इस कानून को सबसे घृणित मानते थे। गांधी जी कहते थे कम से कम नमक के ऊपर तो आप टैक्स मत लगाइए। अच्छा मेरे रसगुल्लो, आपने एक चीज बहुत सारी बार देखी होगी बेटा कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी किराने की दुकान होती है ना, वो सारा सामान तो अपने अंदर रख लेते दुकान के, पर नमक के कट्टे है ना बाहर ही छोड़ देते, क्योंकि नमक को कोई चोरी भी नहीं करता है भाई, है ना। तो आप सोचो कि यार आप तो सिर्फ नमक के ऊपर वो लगा रहे हो, कर तो मतलब गजब कर रहे हो ना यार, हाँ। देखो, इसी को मुद्दा बनाते हुए गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू करने का निश्चय कर लिया। अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया। बहुत सारे लोग थे जो गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे और एक बात कह रहे थे कि नहीं, हमें बिल्कुल गांधी जी का साथ देना चाहिए, क्योंकि नमक की जो हमारी डिमांड थी, नमक की जो हमारी मांग थी, वो एकदम उचित थी भाई साहब, है ना। यह स्वतंत्रता प्राप्ति का क्या था, एक रसगुल्लो साधन था, क्या, नमक कर। ठीक है। देखो, गांधी जी ने इसे 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू की तथा समुद्र के किनारे नमक का उत्पादन करके ब्रिटिश कानून को तोड़ डाला, है ना। ये बात है, अब ये थोड़ी सी डिपली भी है, अपन लाए हैं एक एक टिप्पणियां आज, है ना, तब बात कर लेंगे। देखो एक चीज है, ये AW क्लासेस है, और AW क्लासेस में ये जरूर है कि कॉपी का पेज लगा के पढ़ा रहे हैं सर, है ना, कोई डेस्क वर्क का पेज लगा के पढ़ा रहे हैं, पर याद रखना भाई साहब, है ना, एडिटिंग लेवल नहीं अपना, है ना, पर भाई साहब जो कंटेंट लेवल है ना, वो इतना है, याद रखना, है ना। ये मत मानना कि भाई साहब छोटा प्लेटफॉर्म है तो क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे भाई साहब, है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है यहाँ, है ना। आप समझोगे नहीं, जिस दिन समझ में आएगा ना, पेपर देखोगे उस दिन आएगा। देखो आगे बात करते हैं।
राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है? आखिर ऐसी क्या चीज थी सर कि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अखबार एक महत्वपूर्ण स्रोत है ना? इसके बारे में बात करते हैं। देखो, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को भली भांति समझने के लिए अखबार बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत था। मेरी बात सुनो, अखबार एक ऐसी चीज थी जो हर घर तक जा रहा था। हर घर तक नहीं जाए तो कम से कम सर AW का फुल फॉर्म क्या है? AW का फुल फॉर्म आर्ट्स है ना? देखो, अखबार जनसंचार का अच्छा माध्यम है और विशेषकर शिक्षित समुदाय पर अपना व्यापक प्रभाव डालते हैं। देखो, अखबार वो होता है जो शिक्षित समुदाय के लोग बहुत इजी टाइप से समझ सकते हैं, है ना? प्रबुद्ध जनता को लेखकों, कवियों, पत्रकारों, विचारकों तथा साहित्यकारों से अधिक प्रभावित होते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, कभी कवि सम्मेलन में भी अगर आप गए हो ना, तो आपने एक देखा होगा कि एक कवि हजारों की भीड़ को क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है, अपनी सोच की तरह कर देता है। तो ये एक कवि के अंदर होती है। आप खुद देखो ना यार, आप कितने 70-80 जने लाए वो, अगर मैं आपको कोई बात बोल रहा हूँ ना तो 70-80 को एक साथ बोल पा रहा हूँ। तो अखबार भी ऐसा ही सीन था, मतलब कि अगर एक अखबार छपता था तो लाखों लोगों तक संदेश बहुत आसानी से भेजा जा सकता था। ठीक है दोस्त, है ना? बात करते हैं। देखो दोस्त, समाचार पत्र जनमत का एक निर्माण करने के साथ साथ जनता की अभिव्यक्ति को भी बनाते हैं, है ना? मैं आपको बताता हूँ, समाचार पत्र जनता का निर्माण करता है। देखो, जनता का क्या करता है भाई? निर्माण करता है। करने के साथ साथ जनता की अभिव्यक्ति को भी बनाते हैं, मतलब कि जनता की आवाज को उठाते भी है, जनता की आवाज को बताते भी है। कौन? समाचार पत्र। तो ये भी आप लिख सकते हो बेटा इसके अंदर। चलो दोस्त, आगे चलते हैं ना। देखो, यह सरकार और सरकारी अधिकारियों, है ना, बात करते हैं तो आम लोगों के विचारों और समस्या के विषय में जानकारी देते हैं। मैंने आपको बताया ना, आम लोगों की समस्या को उठाता भी है अखबार, है ना? ठीक है, कार्य में क्या प्रगति हो रही है, हाँ, कहाँ तक रोड बना भाई, कहाँ तक नहीं बना, हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं, हमारे राजनेता कौन सी यात्रा कर रहे हैं भाई साहब, इन सब के बारे में सर मैप समझाओ। बेटा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझा दूंगा, यहीं पर समझा दूंगा भाई, है ना? मैप वगैरह सब कुछ होगा, आप भरोसा रखो यार। हाँ, समझो यार इतना तो। ठीक है, मैंने कहा ना, कुछ भी हो, आप खुद मेरे को बोलोगे, सर पेपर की खोपड़ी में छेद करके आई है आपकी रसगुल्ली, सर आपका रसगुल्ला पेपर की खोपड़ी में छेद करके आया है, ठीक है ना? हाँ, तो देखो, उनकी जानकारी प्रदान करते हैं, है ना? मतलब कि क्या हमारे लिए, यार पानी की बोतल भर के ले आना। देखो, हमारे लिए क्या चीज़ें अच्छी हुई है, क्या चीज़ें बुरी हुई है, सब ये चीज़ें हमें कहाँ से मिल जाती है बेटा? अखबार से हमें पता लग जाती है। बस आपको केवल भरोसा रखना है ना? शोभू सर पे भरोसा रखो। मैं कह रहा हूँ, पिछले साल 8,000 बच्चों को भाई साहब लगभग 80% से ऊपर बनवाए हैं, और कम से भी कम 495 बच्चों के आसपास भाई साहब ऐसे बच्चे थे जिनके लगभग 95% से ऊपर परसेंटेज थी। तो अब आप विश्वास रखो यार दोस्त। हाँ, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अखबार जिन द्वारा पढ़े जाते थे, वे देश में घटित घटनाओं, नेतागणों और अन्य लोगों की गतिविधियों तथा विचारों को जानते थे। जैसे मैं बताऊं, राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा वाला चलना है, कितनी तारीख से शुरू होगा, क्या कितने लोग होंगे, कहाँ कहाँ से कौन कौन से राजनेता आ रहे हैं, तो ये सब हमें सूचना मिल जाती है। आज के ज़माने में भी क्या होता है बेटा, आजकल है ना, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से पता लग जाता है, आज लाइट की कटौती होगी, कल यहाँ पे ये वाले नेता आने वाले, तो वहाँ पे पब्लिक इकट्ठे हो जाती है ना बेटा? हाँ, देखो, ये जो सक्सेस पॉइंट है ना, ये भाई हमारा मुकेश है ना, एक स्टूडेंट है पिछले साल का, ठीक है, जो श्री गंगानगर से आता है। कहाँ से आता है भाई? श्री गंगानगर से आता है ना? ठीक है, मुकेश आप खुद बता देना। और भाई साहब, इनके 95% बनी है। कितनी बनी है भाई? 95% बनी है ना? यूट्यूब से पढ़ाई करी थी इन्होंने, ठीक है। भले अभी मुकेश खुद बता देंगे, है ना? देखो, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित कारणों की तरह एक प्रतिरोध था। देखो, अब असहयोग आंदोलन के बारे में कोई बात आई है ना, तो याद रखना बेटा, अपन को अपने माइंड में क्लियर करना कि यार सर असहयोग आंदोलन क्यों चला था, आखिर क्या बात थी। कौन? मुकेश, जो सक्सेस पॉइंट करके अभी एक आईडी है इसमें क्लास में, वो अभी बच्चा बता देगा आपको, है ना? एक मिनट दोस्त, मैं पानी पी लेता हूँ। इतने मेरे को आप इतना सा बता दो बेटा कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था? चोरी चोरा कांड। प्रिया शर्मा।
है ना। देखो दोस्त, अपन बात कर लेते भाई, है ना, रोलेट एक्ट वापस लेने के लिए प्रतिरोध। देखो बेटा, आज मैं आपको सब कुछ चीजें क्लियर कर दूंगा कि रोलेट एक्ट क्या था, सारी चीजें क्या क्लियर कर देंगे आपके, है ना। यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा, है ना, थोपे गए रोलेट एक्ट, जिसको काला कानून, जैसे काले कानून को वापस लेने के लिए जन आक्रोश और प्रतिरोध प्रकट करने का लोकप्रिय माध्यम था। इसका मतलब, है ना, देखो, इसका मतलब तो यही हुआ ना सर कि असहयोग आंदोलन जो था भाई साहब, वो एक तरीके से रोलेट एक्ट की वजह से भी हुआ था। आपको केवल इतनी सी याद रखनी है, बाकी मैं हूं, है ना। एक घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने की कार्यवाही का प्रतिरोध था क्या, हमारा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध आंदोलन था क्योंकि भारत के राष्ट्रीय नेता उन अंग्रेज अधिकारियों को दंडित करवाना चाहते थे जिन्होंने जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों का संहार किया था। आप सभी जानते हो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने, हाँ ये वाली पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा बेटा, है ना, ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगी इसकी पीडीएफ, आप टेंशन मतलब टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। अब आप मेरी बात सुनो, देखो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर जैसे और काफ़ी सारे पुलिस वाले थे, उन्होंने जो अपना जलियांवाला बाग था उसको चारों तरफ से घेर के अंधाधुंध गोलियां जलाई थी, तो काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। तो असहयोग आंदोलन में अपन ने चाहा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो लोगों ने ये हत्याकांड करा था उन सभी को क्या मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। तो असहयोग आंदोलन में जलियांवाला बाग भी एक कारण हो जाएगा अपना, है ना। इतनी सी बात याद करते हुए चलो आप देखो, एक आता है खिलाफत आंदोलन। आपको पता होगा खलीफा के पद के लिए तुर्की में चला था। कौन से पद के लिए बेटा, खलीफा के पद के लिए। ठीक है दोस्त, आगे चलते भाई। खिलाफत आंदोलन के यूट्यूब पे चल जाओ, यूट्यूब पे चल जाओ, बस हो गया हो गया। नेटवर्क इशू हो गया है क्या, कुछ मत करो, सब हो जाए। चल गई क्लास, बफरिंग हो गई थी शायद, है ना। देखो भाई, बिल्कुल शौकत अली और मोहम्मद अली ना, चलो दोस्त, है ना। अब मेरी बात सुनो बेटा, यह खिलाफत आंदोलन के साथ सहयोग करके देश के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमानों को संगठित कर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देगा। गांधी जी ने सोचा कि भाई साहब हिंदू और अगर मुस्लिम साथ हो गए तो खिलाफत आंदोलन तो ठीक है, पर असहयोग आंदोलन एक शानदार आंदोलन बनेगा और मैं देश को क्या दिलवा दूंगा, स्वतंत्रता दिलवा दूंगा या मुक्ति दिलवा दूंगा अंग्रेजों से। ठीक है बेटा। चौथा कारण, सरकारी संस्थाओं और शिक्षा संस्थाओं का क्या करा इन्होंने, बहिष्कार करा। आपने देखा होगा जो असहयोग आंदोलन था इसका मुख्य कार्यक्रम क्या था, एक तो शराब की जो दुकानें थी उन पे हड़ताल करनी है भाई साहब, है ना। और बात करते हैं भाई साहब असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी शिक्षा संस्थाओं और सरकारी विद्यालयों और कॉलेजों का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया था। ठीक है, हाँ ये बातें याद रखनी है अपन को, है ना। मोस्ट वेलकम मुकेश, है ना। वकीलों द्वारा सरकारी अदालतों का बहिष्कार। देखो जो वकील थे भाई साहब उनके द्वारा सरकारी अदालतों का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया था, है ना। देखो, असहयोग आंदोलन ने गांधी जी के आह्वान पर वकीलों अदालतों का क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। अब बात करते हैं भाई साहब मजदूरों हड़तालें करना। मजदूर भी क्या करने लगे थे भाई साहब, हड़ताल करने लगे थे, है ना। वंशिका, बेटा मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आप एक कमेंट कर रहे हो कि सर मैप सिखा दो। मेरे रसगुल्ली, मेरा आपसे वादा है कि जिस दिन आप पेपर दे के आओगे ना, ऐसी एक भी लोकेशन नहीं होगी जो आपको नहीं आ रही होगी। आपका भाई हर तरह की लोकेशन बता देगा, आप चिंता मत करो। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि मुझे शोभू सर पे क्या रखना है, बस विश्वास, है ना। आपको कमेंट करना ही नहीं सर ये करवा दो वो करवा दो, नहीं करना आपको, मैं सब कुछ करवा दूंगा, है ना। हाँ चले दोस्त, देखो, मजदूरों हड़तालें करना। इस व्यापक लोकप्रिय प्रतिरोध का असर कस्बों और शहरों में काम करने वाले मजदूरों पर भी पड़ा। देखो गांधी जी ने ये आंदोलन चलाया ना भाई साहब, तो इनके माध्यम से है ना जो आम आदमी थे ना भाई साहब उनके लोगों तक भी ये विचार चला गया। ठीक है, उन्होंने हड़ताल कर दी और आम लोगों ने, मजदूर लोगों ने तक बेटा क्या कर दी थी, हड़ताल कर दी थी। आप सोचो जो दिहाड़ी लोग करते हैं भाई साहब, जो दिन रात काम करते हैं, उनने हड़ताल कर दी। इसका मतलब यार वो किस तरीके से करेंगे, है ना। जानकारी सूत्रों से पता चलता है कि 1921 में 396 हड़तालें हुई जिनमें से 6 लाख से अधिक मजदूरों ने भाग लिया। याद रखना बेटा 1921 में 396 हड़ताल हुई थी, कितनी हुई थी बेटा, 396 हड़तालें हुई थी, है ना, जिनमें भाई साहब कम से भी कम 6 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। आप सोचो ये आंदोलन कितना व्यापक होगा मेरे रसगुल्लो, है ना। चलो आगे चलते, मैं बेटा एक एक पॉइंट आपको है ना क्लियर करते हुए चल रहा हूँ बहुत आसानी से, है ना, ताकि मेरे रसगुल्लो आपको किसी भी प्रकार का कोई दुख का सामना नहीं करना पड़े।
देखो, जनजातियों तथा किसानों का प्रतिरोध। हाँ, अब मेरी बात सुनो, जनजातियों और किसानों ने किस तरीके से प्रतिरोध करा था भाई साहब, उस चीज को अपन देख लेते हैं, है ना। देखो, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, शोभू सर इज द बेस्ट। चलो, असहयोग आंदोलन का प्रभाव देश के ग्रामीण इलाकों में भी दिखाई दे रहा था। ये बात तो आपको बहुत इजीली समझ में आ गई होगी, है ना। उदाहरण के लिए उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों के वन कानूनों की अवहेलना करना शुरू कर दी। मतलब कि पहाड़ी लोगों ने भाई साहब एक चीज दे दी, पहाड़ी लोगों ने भाई साहब एक चीज ये बोल दी कि अंग्रेजों, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम मानेंगे तो भाई साहब ओनली फॉर गांधी, गांधी इज द बेस्ट, गांधी इज द बेस्ट, है ना। इस तरीके से आंदोलन कर दिया भाई साहब। सरकारी लगान नहीं चुकाया, और लोगों ने भी कह दी, हम जमींदारों ने भी ये बात बोल दी कि हम सरकारी लगान नहीं चुकाएंगे। अब भाई साहब पिक्चर बनने वाली है किनकी, अंग्रेजों की, है ना। कुमाऊं, कुमाऊं कहाँ पड़ता है बेटा, उत्तराखंड में। कुमाऊं के किसानों ने अंग्रेज अधिकारियों का सामान ढोने से क्या कर दिया, मना कर दिया। आप सोचो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, जिन लोगों का भाई साहब पूरे देश में शासन चल रहा है उनसे मना कर दिया, भाई हम आपका माल नहीं उठाएंगे। हाँ, खतरनाक तरीके से बेइज्जती कर दी है ना। चलो आगे चलो। असहयोग आंदोलन को स्थगित करना। हाँ मेरे रसगुल्लो भाई साहब, असहयोग आंदोलन को हमने स्थगित क्यों करा था, इसके भी बारे में अपन थोड़ी सी बात करते हैं, सुनना। चोरी चोरा की हिंसात्मक घटना के कारण गांधी जी ने 1922 में है ना असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था बेटा, स्थगित कर दिया था। फिर भी वह आंदोलन काफी क्या ज्यादा रहा, सफल रहा। अब मेरी बात सुनो, ये मैंने आपको असहयोग आंदोलन थोड़ा सा बता देता, पर मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा आपको और खुल के बताऊं कि क्या क्या हुआ हुआ ऐसा, है ना। मारी बिंदनी बनावे रील रील, मुझे अड़ी की पहने हील हील। देखो, असहयोग आंदोलन 1920। अब सुनना भाई, सबसे पहले सर ये शुरू क्यों हुआ था, तो देखो हम क्या कर रहे थे, हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक कहानी सुना रहा हूँ, बस उस कहानी को देखते हुए चलना, है ना, के लिए आंदोलन कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा, आंदोलन कर रहे थे, है ना। बिल्कुल स्किप मत करना इस कहानी को, आंदोलन कर रहे थे। इस कहानी में क्या हुआ, इस कहानी में यह हुआ कि भाई साहब अंग्रेजों ने इस स्वतंत्रता आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेजों ने काला कानून लाए। कौन सा कानून लाए, काला कानून। काला कानून बोले तो बेटा रोलेट एक्ट। कौन सा एक्ट, है ना, रोलेट एक्ट लाए। उसमें क्या कर रहा था भाई साहब, 2 साल तक सजा मिल रही थी। क्या मिल रही थी, सजा। तो हम काले कानून के विरोध करने के लिए, कौन से कानून का बेटा, काले कानून का विरोध करने के लिए हम सब 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। कहां पर एकत्र हुए, जलियांवाला बाग में एकत्र हुए, है ना। अब जलियांवाला बाग में एकत्र हुए कि भाई साहब हमें आंदोलन करने दिया जाए। तो यहां पर भी हमारे साथ एक घटना हो गई, यहां पर भी हमारे साथ क्या घटना हो गई साहब, कि जो जनरल डायर थे उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी भाई साहब। अब गोलियां चला दी तो काफी सारे लोग मर गए, है ना, काफी सारे लोग मर गए। तो ये भावना लग गई किसके, गांधी जी की। तो गांधी जी ने कहा कि अगर आप सब मेरा साथ दो, मतलब पूरे भारत की जनता अगर मेरा साथ देती है, मैं एक आंदोलन चलाता हूं भाई साहब, और उस आंदोलन में अगर सबने मेरा साथ दिया तो मैं कह रहा हूं कि मैं आपको कुछ समय के अंदर अंदर आपको स्वतंत्रता दिलवा दूंगा। तो गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाना चाहा, फिर असहयोग। कौन सा, असहयोग। तो कभी कभी बेटा ये सा भी मान लेते हैं मेरे रसगुल्लो कि असहयोग है ना 1919 1920 में मान लिया जाता है ना। ठीक है। अब गांधी जी ने ये बोला कि जो मैं आंदोलन चलाऊंगा भाई साहब, इसमें आपको हिंसा का सहारा नहीं लेना है। सबसे पहली कंडीशन ये हो जाएगी, अहिंसा करेंगे। दूसरी चीज, शांति रखनी है ना। तीसरी चीज, विदेशी सामान का बहिष्कार करेंगे, है ना। ठीक है। अब लगभग 396 में, कब तक, 1921 तक, 396 में क्या हुई थी बेटा, हड़तालें हुई थी। कितनी हुई थी,
हड़तालें। और कितने लोगों ने करी थी? कम से कम 6 लाख मजदूरों ने। कितने? 6 लाख मजदूरों ने। गांधी जी ने कहा ये आंदोलन ऐसे चलने दो, अहिंसा का सहारा लेना है, कत्ते भी भाई साहब अपन को हिंसा नहीं करनी है, अपन को सरकारी बस सरकारी कार्य, जो सरकारी कार्यालय, लो मैं आपको लिख ही देता हूँ, है ना, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे रसगुल्लो, है ना। देखो, सरकारी कार्यालय का बहिष्कार, है ना, बहिष्कार। विदेशी वस्त्र लिख दे क्या? विदेशी वस्त्र भी लिख देते हैं। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, है ना, ये सब किया। ठीक है। और यहां तक कि भाई साहब लोगों ने आ, अंग्रेजों का सामान ले जाने से मना कर दिया। ठीक है, सामान ले जाने से मना कर दिया। मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया। किसको? अंग्रेजों को, है ना। ये सब अच्छा खासा चल रहा था, बिल्कुल असहयोग आंदोलन ऐसा चल रहा था, बिल्कुल न्यायालय वगैरह सबका बहिष्कार हुआ, ये सब बहुत अच्छा चल रहा था, है ना। जनजातीय लोगों ने भी इसमें भी काफी सपोर्ट करा है, अखबारों का भी काफी योगदान रहा है, बिल्कुल, है ना। पर एक घटना हो गई। क्या हुई? 5 फरवरी 1922 को, है ना, चोरी चोरा, जो मेरे रसगुल्लो कहाँ पड़ता है बेटा? गोरखपुर में। गुरुजी गोरखपुर कहाँ पड़ता है? तो वो योगी आदित्यनाथ जी सर की नगरी है बेटा, यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में भाई साहब। अब आपको एक चीज देखना है कि ये एकमात्र आंदोलन था जिसमें पुरुष के साथ साथ भाई साहब भारी संख्या में कौन देखी जा रही थी? महिलाएं। कौन देखी जा रही थी? महिलाएं। और तो और बेटा बच्चे तक इस आंदोलन में अच्छे से शामिल हो चुके थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो पुलिस वाले थे भाई साहब, है ना, इन पुलिस वालों ने भाई साहब भीड़ पर हमला करा। अपनी जो भीड़ थी, अरे यार, अपनी जो भीड़ थी बेटा, उस भीड़ पर क्या करा इन्होंने? खतरनाक तरीके से हमला करा। तो हमले में क्या हुआ कि एक थानेदार, अब फिर हमला करा, तो आपको पता है कि भीड़ को गुस्सा आया तो भीड़ ने पुलिस वालों को मार दिया। अब बस यही हमने गलती कर दी, भीड़ ने किसको मारा? पुलिस वालों को मारा। जबकि गांधी जी ने की थी कि बेटा हिंसा नहीं करनी है ना, और हमने हिंसा कर दी। तो भीड़ में क्या हुआ कि एक थानेदार और 21 सिपाही, है ना, 21 सिपाही भाई साहब क्या हुआ? जिंदा जला दिए। किन्ने? अपन लोगों ने मतलब कि जो भी असहयोग आंदोलन कर रहे थे, है ना। तो 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड घटना के बाद जो गांधी जी है उनको काफ़ी ज़्यादा आहत होता है, और इसके बाद क्या कर देते हैं? उनने बोला था कि भाई साहब ये हिंसा थी, और मैंने बोला था कि आप हिंसा का सहारा नहीं लोगे, तो इसलिए मैं इस आंदोलन को यहीं रोकता हूँ। तो आपसे कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है मेरे रसगुल्लों के, चोरी चोरा कांड, है ना, किस घटना के बाद इससे बंद कर दिया गया था? तो आप याद रखना, सॉरी, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद रोक दिया गया था? तो चोरी छोरा कांड के बाद, है ना। ठीक है, इतनी बात आपको असहयोग आंदोलन की समझ में आ गई होगी। ठीक है मेरे रसगुल्लो, आगे बात कर लेते हैं अपन, है ना, जो भी बात चलती है। बस आप इतना सा काम कर दो मेरा कि एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। अहिंसा परमो धर्मो, बिल्कुल सही बात है ना। अहिंसा परमो धर्मो, या धर्म कहते हैं इसको। गांधी जी ने कहा था इस मार्ग पे अपन को चलना है। ठीक है, चलो दोस्त। देखो, 1939 में कांग्रेस के मंत्री, अरे यार क्या हो गया इसको? बाबू क्या हुआ? देखो रसगुल्ला, सुनना अच्छे से बेटा, है ना। 1939 में कांग्रेस के मंत्रियों ने त्यागपत्र क्यों दिया? भाई 1939 में ऐसा क्या हुआ था कि कांग्रेस के मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया? सुनने वाली बात है ना, सुनना। देखो, 1939 अंग्रेजों ने कांग्रेस का प्रस्ताव अस्वीकार किया, जिससे यह था कि कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देगी। देखो, कांग्रेस ने 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें भाई साहब अपन ने, भारत वालों ने ये बोला था कि अंग्रेजों, ब्रिटेन की तरफ से हम भी आपका साथ देंगे। पर कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया भाई साहब? मना कर दिया। यदि कांग्रेस इसके बदले में भारत को स्वतंत्र कर दे, हाँ, बात इतनी सी थी भाई साहब कि अगर अंग्रेज भारत को स्वतंत्र कर दे तो हम
उनका क्या देंगे, साथ देंगे। कौन से विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में। अगर आपका ये प्रश्न क्लियर हो गया हो तो एक बार मेरे को थंब बजा के आदेश दे दो। इतने में खाली एक घूंट पानी पी लेता हूँ बेटा, है ना। चले दोस्त, हाँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया, चलो बेटा, है ना। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है मेरे रसगुल्लो, सुनना भाई साहब। सर एक बार और समझाओ, देखो वापस से सुनना। कुछ भी नहीं था, 1939 में कांग्रेस का एक प्रस्ताव था कि अंग्रेजों आप हमारी इतनी सी बात मानो, आप भारत को स्वतंत्र कर दीजिए तो हम आपका द्वितीय विश्व युद्ध में क्या दे देंगे, साथ दे देंगे। परंतु ना तो हम ऐसा करेंगे ना ऐसा कुछ होगा ना, चले आगे, है ना। गांधी जी द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध क्यों किया गया था। दोस्त ये बात आ सकती है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है ना। आगे बढ़ते हैं। गोलमेज सम्मेलन, सर गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे, 3 हुए थे बेटा, है ना, अच्छे से याद रखना। 1930, 1931 और 1932। कब कब हुआ था, ये पहला था, ये दूसरा था, है ना, और ये तीसरा था। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 1920, सॉरी 1930, 31 और 32 में, है ना। पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, है ना। चलो आगे बात करते भाई। देखो गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी ने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा, क्या कहा, कि अस्पृश्यों के लिए निर्वाचिका का प्रावधान करने से उनकी दास्ता स्थायी रूप ले लेगी। अगर आप दलित वर्गों को एक अलग वर्ग बना रहे हो तो याद रखना ये वाकई में दलित होकर रह जाएंगे। ये दलित नहीं है, इनको आप दलित मत बनाइए, इनको भी आप अन्य श्रेणी की भांति समानता का भाव दीजिए। अपन इस तरीके की बात की थी। भुवनेश मालव आप मेरे को मैसेज करके रखना दोस्त, आज आपका पक्का काम हो जाएगा, प्रॉमिस। अस्पृश्य ही बने रहेंगे। मतलब कि ये था कि बेटा ये अस्पृश्य थे, मानते थे, परंतु अगर आप इस तरीके की इनके लिए अलग श्रेणी बना दोगे ना तो भाई साहब ये अलग श्रेणी ही बनकर रह जाएगी, है ना। क्या आप चाहते हैं कि अस्पृश्य हमेशा अस्पृश्य बने रहें, पृथक निर्वाचिका से उनके प्रति कलंक का भाव अधिक मजबूत हो जाएगा। मतलब वो सोच लेंगे। आप याद रखना भाई साहब, कोई बच्चा रो रहा है, उस बच्चे को अगर आप कहोगे ना कि बेटा तेरे साथ ऐसा हुआ है यार, तेरे साथ ऐसा है तू मत रो, तेरे साथ ऐसा हुआ है तू मत रो, तो यार उसको वो सारी बातें याद आएगी और वो रोने लग जाएगा। बेटा थोड़ी सी साइकोलॉजी का प्रयोग आप भी करो, है ना, मजबूत हो जाएगा। जरूरत इस बात की है कि अस्पृश्यता का विनाश किया जाए, है ना। आप अस्पृश्यता का विनाश करो, आप ये मत करो कि उनके लिए एक अलग श्रेणी बनवा दो। अनुच्छेद 17 हमारा आर्टिकल बिल्कुल क्या नाम है इसका, सुहानी बिश्नोई बेटा, आपने बहुत अच्छी बात की। आर्टिकल 17 यही कहता है कि अस्पृश्यता का क्या हो साहब, अंत हो, क्या हो, अंत हो भाई साहब। इस तरीके से नहीं हो कि ये कुआं, इस कुएं में से भाई साहब नीची जात के लोग पानी नहीं भर सकते। अरे नीची जात होती क्या है, कुछ भी नहीं होती भाई, नीची जात होनी नहीं चाहिए, है ना, ये वाली बात है। ठीक है दोस्त। देखो भाई एक प्रश्न आया है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किसने किया था और इसका क्या परिणाम था, ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप मेरे को बताइए भाई, है ना, कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, फटाफट से मेरे को रसगुल्लो कमेंट कर दीजिए बेटा। चलिए दोस्त आप सभी का उत्तर आ गया होगा, बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही है बेटा, लाल बहादुर शास्त्री। क्या बात है भाई साहब, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, है ना। तो लाल बहादुर शास्त्री जी इसके क्या हो जाएंगे बेटा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मैं लिख ही देता हूँ यार कहीं ना कहीं। नैना जो सांझ सांझ देखते थे ने,
चले दोस्त आगे चलते भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने भी बच्चे आप क्लास लेते हो ना, बस आप इस चीज को मान के चलो, वक्त बताएगा। देखो, कैबिनेट मिशन की असफलता के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए, है ना, मुस्लिम लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया। इसके लिए डेट अच्छे से याद रख लेना, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन क्या करा गया था, मेरे रसगुल्लो, तय किया गया था। मतलब कि 16 अगस्त 1946 का दिन, है ना। चले, तो याद रखना भाई साहब, कुछ भी नहीं है। कैबिनेट मिशन की असफलता हुई थी, तो मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक मांग करी कि भाई साहब हमें प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस चाहिए, है ना। और वो कब बनाया गया, इन्होंने 16 अगस्त 1946 को। कब बनाया बेटा, 16 अगस्त 1946 को बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। रंजीत सिंह, थैंक यू सो मच। देखो, नेक्स्ट प्रश्न, सॉरी, उसी के बाद, उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। देखो, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बाद ही जो अपने यहाँ था, इसमें क्या हो गया, खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, मेरा एक काम करो यार, यहाँ पे है ना, 10 की चालू से ला दो यार, चालू से हूँ। हम्म, चालू से हूँ। भूख लग रही है यार, चक्कर आ रहा है, मैं खतरनाक वाला खा। हाँ यार, मेरा मन कर रहा, भूख मतलब ऐसा लग रहा है क्लास भी नहीं लूँ, खड़ा भी नहीं रह रहा मेरे से। चालू बोल देना, चालू से हूँ, दे दो 10 की। बागमल के यहाँ पास में, तेरी के पास में एक दो दुकान छोड़। चलिए दोस्त, है ना, अपन बात करते हैं भाई। हाँ, उसी दिन कलकत्ता में, चाय बाद में लाना, पहले वो खा ले, है ना। उसी दिन कलकत्ता में क्या हो गया था बेटा, खूनी संघर्ष क्या हो गया था, मेरे रसगुल्ले, शुरू हो गया था। यह हिंसा कलकत्ता ने शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत तथा पंजाब तक क्या हो गई थी भाई साहब, फैल गई थी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई साहब, सुनना। देखो, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत तथा पंजाब तक ये लोग क्या हो गए थे, ये हिंसा क्या हो गई थी, फैल गई थी। कुछ स्थानों पर हिंदुओं ने मुसलमानों की तथा मुसलमानों ने हिंदुओं को अपना क्या बनाया भाई साहब, निशाना बनाया। तो आप याद रखना, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान, ये आपसे पूछा जा सकता है भाई साहब, है ना। देखो, हाँ सॉरी, है ना। हाँ, स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन की असफलता के क्या कारण थे, ये मैं बता दूंगा, आप मेरे को एक कमेंट करो, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, बताइए। बंद हो गई, नहीं हुई, कब देखी, कहाँ से देखी, यहाँ से नहीं दिखेगी वो दुकान, नहीं दिखेगी, पतरे के जस्ट उधर है वो। भूख लग रही है यार भाई यार, कसम से, मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही खड़े रहने की। बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल, है ना। 1927 में तो क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था, और 1928 में ये भारत आ गया था। कहाँ आ गया था बेटा, भारत आ गया था। बिल्कुल, जिसने भी उत्तर दिए हैं सबको भाई साहब मजा आ जाएगा आपको पेपर में, है ना। चलो, देखो, स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन की असफलता के क्या कारण थे, क्रिप्स मिशन क्यों असफल हुआ, देखना। मार्च 1942 में, सबसे पहली बात तो याद रखना, क्रिप्स मिशन का संबंध कब से आता है, तो 1942 से, है ना। ब्रिटिश सरकार ने स्टेफर्ड क्रिप्स को वार्ता हेतु भारत भेजा। कहां भेजा मेरे रसगुल्लो, भारत भेजा। कांग्रेस ने इस बात पर बल दिया कि यदि बुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार कांग्रेस का समर्थन चाहती है, ब्रिटिश सरकार कांग्रेस का समर्थन चाहती है, तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना पड़ेगा। आप देखो, जितने भी आए हमारे लिए संविधान बनाने, सारे कौन थे भाई साहब, अंग्रेज थे। कौन थे, अंग्रेज थे। तो भाई साहब हम उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। हमने की कि अगर हमारे लिए भाई साहब, सर खाना पार्सल करूँ क्या, सच्ची बताओ ना, तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं लाइव में खड़ा हो सकता हूँ। मतलब इतनी खतरनाक भूख लग रही है ना, मैंने आज सुबह का खाना नहीं खाया, घर भी नहीं गया था मैं, ठीक है ना। अब सुबह का खाना नहीं खाया, तो आप इमेजिनेशन करके देखो भाई, है ना। क्योंकि इसमें टोटल जो वायसराय की जो परिषद थी ना भाई साहब, इसमें टोटल लोग कैसे थे बेटा, क्रिप्स मिशन के थे। बंद होगी दुकान, फिर तो बाजार से ले आओ यार सर, कसम से बहुत भूख लग रही मेरे को। हाँ,
इसी बात पर वार्ता टूट गई। अब भाई साहब अंग्रेजों ने बोली कि नहीं, हम कोई भी भारतीयों को इसमें नहीं करेंगे, है ना। इसमें हम किसी भी भारतीय को भाई साहब शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। इस बात और इसी बात पे क्या हो गई, वार्ता वार्ता टूट जाती। कभी कभी भाई साहब रिश्ते ऐसे ही टूट जाया करते हैं, है ना, जब बातें नहीं मानी जाती है ना। देखो चलते हैं। देखो स्टेफर्ड क्रिप्स खाली हाथ स्वदेश लौट गए, और स्टेफर्ड क्रिप्स भाई साहब वापस अपने देश को चले गए। फुर फुर करके तोते उड़ गए, है ना। ठीक है भाई, है ना। एक प्रश्न सुनो, गांधी जी के बारे में कौन सी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैली हुई थी। देखो ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके बोर्ड क्लास में। ठीक है दोस्त, बात करते भाई, है ना। गांधी जी के बारे में प्रचलन था कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुखों एवं कुष्ठों का निवारण के लिए भेजा गया। लोग कहते थे कि भाई साहब गांधी जी तो भगवान का एक रूप थे, है ना, जो लोगों का दुख हरने के लिए आए थे, तथा उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों निर्देशों अस्वीकृत करने की क्या थी, स्वीकृति। मतलब गांधी जी जिसके सर पे हाथ रख देते भाई साहब उसके बाल उड़ जाया करते थे, ये बात, है ना। ये खासियत थी किसके अंदर, गांधी जी के अंदर। ठीक है दोस्त। हाँ भाई, है ना। गांधी जी की शक्ति ब्रिटिश सम्राट से उत्कृष्ट है, और उनके आगमन से ब्रिटिश शासक जिलों में भाग जाएंगे। मतलब कि भाई साहब याद रखना कि गांधी जी का एक तरीके से कहते हैं ना चमत्कारिक प्रभुत्व तो था मेरे रसगुल्लो। ठीक है ना। गांधी जी की आलोचना करने वाले गांवों के लोगों के घर गिर गए, और उनकी फसलें क्या हो गई, नष्ट। आप सोचो भाई साहब, आप कोई इंसान है जिसकी आप बहुत ज्यादा आलोचना कर रहे हो, है ना, पता पड़े तुम्हारे घर में भाई साहब दिक्कत आ गई। कुल मिला के ऐसा कहते हैं ना, दूसरे के लिए आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। वो कहते हैं ना कि दूसरों के लिए अगर आप गड्ढा खोदोगे तो आपके लिए गड्ढा खुदेगा, है ना। ये बात सही है भाई। ठीक है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पर टिप्पणी लिखिए। तो मेरे रसगुल्लो आप सबसे पहले मेरे को ये बताओ, सबसे पहले मेरे को ये बताओ भाई साहब कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। हाँ, जल्दी से कमेंट करो तो। तू जो छू ले प्यार से, मारूं, मर जाऊं। हाँ बिल्कुल, कब हुआ था भाई, 1929 में। कब हुआ था लाहौर अधिवेशन, 1929 में। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं ना। देखो अब रोलेटेट पर अपन को क्या लिखनी है भाई, टिप्पणी लिखनी है ना। अब भाई साहब रोलेटेट के ऊपर अपन को क्या लिखनी है, टिप्पणी। अब देखो अच्छे से पढ़ना भाई साहब, सर रोलेटेट हुआ कैसे था, मजा आएगा बिल्कुल। कब हुआ था बेटा, 26 जनवरी 1930, है ना। अब रोलेटेट के बारे में अपन कर ले भाई, बात कर लेते हैं ना। रोलेटेट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना। चलो, 1914 1918 की महान, देखो आप सभी को पता होगा बेटा, 1914 से 1918, सॉरी सॉरी सॉरी, 1914 से अब, ठीक है। और दूसरा 1939 से 1944, ये द्वितीय विश्व युद्ध है, ये प्रथम विश्व युद्ध है। अब रिलेटेड पर अपन को क्या लिखनी है भाई, टिप्पणी लिखनी है ना। 1914 से 1918 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर क्या लगा दिया भाई, अंग्रेजों ने भाई साहब क्या लगा दिया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब कि कोई भी कुछ भी नहीं छाप सकता था, है ना। जांच के कारावास की अनुमति दे दी गई थी, मतलब कि, और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी। अब अंग्रेज सरकार ने ये बोल दिया कि भाई साहब अगर कोई भी आपको शक के दायरे में लगता है तो डायरेक्ट जेल में ठूस दो इसको, है ना। विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भी सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक अध्यक्षता वाली एक समिति की जो थी संस्तुतियां के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रोलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद समर्थन दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण हुआ था। आप मेरी बात सुनो, इसमें मजा नहीं आया, आप जो मैं बताता हूँ वो देखो। सर तबीयत तो ठीक है ना।
अश्विनी अब क्या बोलूं मैं। देखो अपन बात करते हैं ना। हम्म, तू खींच मेरी फोटो। हम्म, देखो अंग्रेजों ने, मैं थोड़ी सी डेफिनेशन ही लिख दूं। अंग्रेजों ने भारत के राष्ट्रव्यापी आंदोलनों और नीतियों को कुचलने के लिए, नीतियों को कुचलने के लिए मार्च 1919 में, मार्च 1919 में सर सिडनी, सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, अध्यक्षता में में एक काला कानून पारित किया, जिसमें संदेह के आधार पर, है ना, संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को हम्म, है ना। देखो रोलेट रेट में आपको है ना एक बार और समझा देता हूँ कि अंग्रेज जो थे ना वो अंग्रेजों ने भारत के, देखो अंग्रेजों ने भारत के राष्ट्रव्यापी आंदोलनों और नीतियों को कुचलने के लिए मार्च 1919 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक काला कानून पारित करा था। याद रखना रोलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं, है ना। जिसमें रोलेट एक्ट में किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर 2 साल तक का क्या किया जा सकता था भाई साहब, कारावास। और ना अपील, ना वकील, ना दलील का प्रावधान था, ना बापू अलग ही भोग में है। ओके। देखो क्लास बिल्कुल सही सेट होगी होगी। अब मेरे को आप है ना ये मत बताओ, मैं बता देता हूँ आपको। बैसाखी का दिन था, अमृतसर में भाई साहब सब इकट्ठा हुए थे 13 अप्रैल 1919 में। कब हुए थे? 13 अप्रैल 1919 में। अब क्या हुआ था भाई, सुनना बात को, है ना। अब ये अपन मान लेते कि ये पूरा जलियांवाला बाग है ना, और ये इसका मेन गेट है। क्या है ये? इसका क्या है? पूरा मेन गेट है भाई, है ना। अब क्या हुआ कि सारे लोग अंदर थे, कोई चाट पकोड़े खा रहा था, कोई भाई साहब कुछ और खा रहा था। अब जनरल डायर आता है, अपनी सेना को लेकर अंदर जाता है और चारों तरफ क्या करवा देता है, गोलियां चलवा देता है भाई। गोली चलाने का आदेश देता था और गोली चलाने का आदेश देता है, जिसमें 400 से 500 लोग मारे जाते हैं, मारे गए। ठीक है, 400 से 500 लोग मारे गए। सर आपके ऐप का नाम क्या है? वही AW क्लासेस चौमेला, है ना। 400 से 500 लोग मारे गए, है ना। अब सुनो मेरी बात, क्या हुआ कि गोलियां तो चली और 1000 से 1500 लोग घायल हुए।
है ना। तो भाई साहब जलियांवाला बाग से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा क्या था, रोष था। तो बेटा इसी घटना को कहते हैं मेरे रसगुल्लो क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग कहा जाता है, क्या कहा जाता है बाबू, जलियांवाला बाग कहा जाता है। अब एक चीज याद रखना, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी गठित हुई थी। देखो जांच के लिए जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी का नाम क्या था मेरे रसगुल्लो, हंटर आयोग। क्या नाम था बेटा, हंटर। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। तो ये था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या था भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ठीक है दोस्त, हाँ। देखो खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, एक छोटा सा प्रश्न आया है, सुनना भाई। खिलाफत आंदोलन 1919 1920 में मोहम्मद अली व शौकत अली के नेतृत्व में चला था। याद रखना भाई, दो दोस्त थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, है ना, इनको ही बोलते हैं अली बंधु, है ना। ठीक है। भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था, इस आंदोलन की प्रमुख मांगे थी। देखो बहुत सारी मांगे थी, इसकी क्या क्या डिमांड थी भाई साहब, अच्छे से सुनना। ठीक है, देखो पहले के ओटोमन साम्राज्य के कभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का निमंत्रण बना रहे हैं। मेरी बात सुनो, आपने देखा होगा जो तुर्की पद होते हैं उस पद को क्या कहा जाता है, खलीफा का पद। कौन सा पद है भाई, खलीफा का पद है ना। जंजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे। मतलब कि जो मुस्लिम कंट्रीज थी वो किसके अंडर में थी बेटा, जंजीरात उल अरब इस्लामी, याद हो जाएगा क्या, हाँ, है ना। खलीफा के पास इतने क्षेत्र की वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने योग्य बन सके। खलीफा चाहता था भाई साहब खलीफा का पद क्या रहे, सुरक्षित बना रहे। तो महात्मा गांधी जी खलीफा के लिए क्या करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे भाई साहब, भारत से सपोर्ट करेंगे। देखो खलीफा के पास इतना क्षेत्र हो गया कि वह इस्लाम विश्वास को सुरक्षित रखने, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए खिलाफत आंदोलन को इसका क्या बनाया, अंग बनाया। गांधी ने सोचा कि मेरे को हिंदू लोगों का समर्थन मिला हुआ है, अगर मेरे को मुस्लिम लोगों का समर्थन मिल जाए तो भाई साहब असहयोग आंदोलन से हम स्वतंत्रता प्राप्ति कर लेंगे। और उन्होंने मुस्लिम लोगों का साथ देना शुरू कर दिया, किसमें, खिलाफत में। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को एकता उत्पन्न करने के लिए खिलाफत आंदोलन का क्या किया भाई, समर्थन किया। जलियांवाला बाग मैंने अभी अभी आपको जस्ट बता दिया है ना। रोलेटेड तथा अपने लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध 13 अप्रैल 1919 को, है ना, अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोगों ने एक सार्वजनिक सभा आयोजित की। जनरल डायर ने शांतिप्रिय तथा निहत्थे लोगों पर भाई साहब गोलियां चलाने का आदेश दिया। इस बर्बरतापूर्वक कार्रवाई में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 400 से 500, परंतु बेटा सरकारी आंकड़ा हमेशा क्या होता है भाई, गलत ही होता है ना, तथा सैकड़ों लोग घायल हो गए। इसमें भारतीय जनता में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ और संपूर्ण देश में इस हत्याकांड की क्या हुई भाई, कटु आलोचना हुई। इतनी बात आपको याद करनी है ना। देखो ये असहयोग आंदोलन का मैंने कार्यक्रम तुम्हें समझा रखा है, रोलेटेड मैंने आपको बता दिया, जलियांवाला बाग मैंने आपको बता दिया, है ना। क्रिप्स मिशन थोड़ा सा समझ लेना भाई, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। देखो है ना, 1942 के बसंत में चर्चिल में गांधी जी कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। देखो कुल मिला के कांग्रेस के और अंग्रेजों के बन नहीं रही थी, इसलिए अंग्रेजों ने भाई साहब उनके एक अधिकारी कौन, सर स्टेफर्ड क्रिप्स को कहाँ भेजा भाई, भारत भेजा। क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया मगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहती थी। अब अंग्रेजों को भाई साहब किसका शासन, किसका समर्थन चाहिए होता, कांग्रेस का। किसका चाहिए होता, कांग्रेस का। तो वायसराय सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी न किसी बात, कांग्रेस ने भी एक बात कह दी कि अगर आपको हमारा समर्थन चाहिए तो आपको वायसराय की जो कार्यकारी अधिकारी होगी, परिषद होगी भाई साहब, उसके अंदर किसी न किसी भारतीय को रखना पड़ेगा। ठीक है, भारतीय को एक सदस्य रूप में नियुक्त करना चाहिए। इसी बात पर क्या हुआ, इन दोनों की वार्ता टूट गई। ये सारी बातें अभी हाल अपन ने देखी है मेरे रसगुल्लो, है ना। 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों ने भारत छोड़ो का नाम भी दिया था, है ना। तो आप सभी को पता होगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आ जाता है। एक बहुत बड़ी योजना है, ये योजना आपसे पूछ ली जा सकती है, माउंट बेटन योजना। कौन सी है मेरे रसगुल्लो, माउंट बेटन योजना। अच्छा कितनी अच्छी बात हुई भाई साहब, चाय पी बिस्कुट खाई, इतनी देरी बन रही क्लास। देखो माउंट बेटन घोषणा, देखो फरवरी 1947 में वॉवेल की
जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसराय बनाया। जो भाई अपने जो देश के उस समय जो वाइसराय थे वो कौन थे? वोवेल। कौन थे? वोवेल। उनकी जगह पर आए थे भाई साहब लॉर्ड माउंटबेटन। कौन आए थे भाई? लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। उन्होंने वार्ताओं को एक अंतिम दौर का क्या किया? आह्वान किया। जब सुलह के लिए उनका यह प्रयास भी विफल हो गया तो उन्होंने क्या कर दिया मेरे रसगुल्लो? ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। अच्छा एक चीज बताऊं मैं आपको, किसी ने भी कोई आंदोलन कराओ ठीक है, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई भी देश किसी को औपनिवेशिक नहीं बना सकता था, सबको स्वतंत्र होना था। इसलिए 1947 में अपना देश आजाद हो गया, है ना। लेकिन उसका विभाजन भी हो गया। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन तय किया गया। मतलब कि भाई साहब याद रखना, माउंटबेटन ही वह योजना थी जो 3 जून 1947 को प्रारूप के रूप में आई थी भाई साहब, कि 15 अगस्त को भारत लोगों को हाथ में दे दिया जाएगा। मतलब कि किसको हाथ में दे दिया जाएगा? जो भारतीय लोग हैं, कांग्रेस है, उनको भाई साहब दे दिया जाएगा, है ना। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा में बैठक शुरू की गई तो बहुत देर तक करतल छवि होती रही। असेंबली से बाहर भीड़ महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय के क्या लगाने लगी भाई? नारे लगाने लगी। कुल मिला के माउंटबेटन योजना वह योजना थी जिसके अंदर हमने ये चीज फिक्स कर दी थी कि 15 अगस्त को भारत आजाद होगा और 14 अगस्त को भाई साहब पाकिस्तान होगा। ठीक है। चोरी चोरा कांड क्या था मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। 5 फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत बोले तो वर्तमान का उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में। पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर दिया, उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड से कई पुलिस वाले की जान चली गई। हिंसा की इस कार्यवाही से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। गांधी जी ने भाई साहब तुरंत प्रभाव से ये आंदोलन को क्या कर दिया? रसगुल्लो बंद कर दिया, है ना। उन्होंने जोड़ दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना, नियत्य और एक तरह भीड़ दया करना निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया गया। इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को तुरंत प्रभाव से क्या कर दिया बेटा? बंद कर दिया। देखो एक प्रश्न है, इसको अपन देखते हैं, लास्ट प्रश्न है आज का। गांधी जी पर जांच की कार्रवाई जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड पूछा जा सकता है बेटा, है ना। गांधी जी पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज कौन थे? जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। उन्हें सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। क्या भाषण दिया? अच्छे से सुन लेना, काम की बात है भाई, ब्लूप्रिंट के अनुसार चल रहा है काम, है ना। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनमें भिन्न श्रेणी के, मतलब बहुत अलग है गांधी जी। आपको लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं, मतलब बहुत अच्छी बातें रखते हैं, वे भी आपको उच्च आदर्श और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। कुल मिला के कोई अगर आपसे नफरत भी करता है ना गांधी जी, फिर भी वो आपको अपना आदर्श मानता है ना। चूंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्षों की, आपको पता होगा, 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई, है ना। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजाएं इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इससे मुझसे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं होगा। मतलब कि भाई साहब उन्होंने गांधी जी को रियायत दे दी। क्या दे दी भाई साहब? कमेंट बॉक्स लगाओ तो। गांधी जी ने उनको क्या दे दी बेटा? रियायत दे दी। ठीक है। अब ये आज की क्लास थी। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा मेरी नज़र में महत्वपूर्ण थी और मैंने पूरी तरीके से कोशिश करी कि भाई साहब इस क्लास को मैं जितने इजी वे में ले सकूं मैंने करी है। ठीक है। तो आप सभी से मेरा एक विशेष अनुरोध है कि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, है ना। और एक चीज़ याद रखना भाई साहब कि सुनना, देखो एक चीज़ का ख्याल आपको पूरी तरीके से रखना है कि अगर अपना ऐप आ जाता है, कल आ जाता है, नहीं तो परसों आएगा ही आएगा, है ना भाई साहब। तो जितनी जल्दी आप कर सकते हो आपको करनी है ना। बिल्कुल अपना दम लगा देना है AW वाले पे, है ना। ठीक है। उसके अलावा यूट्यूब पे भी मैं आपकी क्लासे लेता रहूँगा। अच्छा, कुछ बच्चों के माइंड में एक सवाल आएगा कि सर हम अगर ऐप परचेस कर लेंगे तो क्या हमें यूट्यूब की लाइव नहीं देखनी है? बिल्कुल, फिर भी देखनी है बेटा, है ना। क्योंकि इसके अंदर का मैटर कुछ अलग है, इसके बाहर का मैटर कुछ अलग होने वाला है। तो आप दोनों लो, आपको कोई टॉपर बनने से नहीं रोक पाएगा कोई भी ताकत भाई, है ना। ठीक है ना। तो और मेरे को पता है कि
मैं एक चीज जानता हूं, मैं अकेला नहीं हूं, है ना, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है ना। और एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, उसमें आप सभी को साथ देना है बिल्कुल, है ना। मतलब उम्मीद रहेगी मेरे को मेरे परिवार से, क्योंकि मेरी मेहनत खाली नहीं जाएगी, बस मेरे को इतना चाहिए, है ना। आप सब जानते होंगे 799 राहुल सर ने बोले थे, 699 बोले थे, 599 बोले थे साहब। मैंने आपसे वादा करा था ना उस दिन भी, जब मेरे को रेट भी पता नहीं थी कि सर कितने पैसे लगेंगे, फिर भी मैंने आपको कह दी थी कि भैया मैं 500 के अंदर अंदर में आपका करवा दूंगा, है ना। आप देखो मैंने रेट भी 499 ही करवाई है ऐप की, है ना। ठीक है। और कुछ बच्चे डेफिनेटली विरोध करेंगे कि सर आप तो पैसे ले रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। तो बेटा ये देखो, मैं भी एक मजदूरी करता हूँ किसी के यहाँ पे, है ना। इसके भी हमारे कोई और पार्टनर है, तो हम भी उनके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, है ना। और मैं तो जो कर सकता हूँ आपके लिए मैं पूरा करूँगा, और मेरा एक ही है कि मेरे शेर शेरनी भाई साहब दहाड़ के आए पेपर में। ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।